वेलकम बैक टू कृष्णा कॉमर्स क्लासेस। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट इनफोर्सेबिलिटी और यू कैन से वैलिडिटी या इनफोर्सेबिलिटी के आधार पे कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफाई करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन के आधार पे कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफाई करेंगे और ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस के आधार पे हम कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफाई करेंगे। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को हम इनफोर्सेबिलिटी के आधार पे डिवाइड कर सकते हैं, फॉर्मेशन के आधार पे डिवाइड कर सकते हैं, परफॉर्मेंस के आधार पे डिवाइड कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि इनफोर्सेबिलिटी के आधार पे कॉन्ट्रैक्ट का प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ इनफोर्सेबिलिटी और वैलिडिटी। अगर हम बात करें इनफोर्सेबिलिटी के आधार पे अनुबंध के प्रकार का, तो पहला होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पहला होगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा होगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा होगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। चौथा होगा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। और लास्ट होगा अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पर। व्हाट डू मीन बाय वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? वैध अनुबंध किसे कहते हैं? ऐसा अनुबंध जिसके अंतर्गत सेक्शन 10 जो कि अनुबंध के आवश्यक लक्षण के बारे में बताता है, सेक्शन 10 जो कि अनुबंध के आवश्यक लक्षण के बारे में बतलाता है, जिसके बारे में मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो ऐसा अनुबंध जिसके अंतर्गत सेक्शन 10 के अंतर्गत दिए गए अनुबंध के तमाम लक्षण मौजूद हो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है या वैध अनुबंध कहलाता है। यानी कि वे लॉ के द्वारा बॉन्डेड हो, द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज बॉन्डेड बाय लॉ एंड आल्सो available all the essential elements of a contract as per section 10 is known as valid contract. If we talk about void contract, what do you mean by void contract? Under section 2J void contract से आप क्या समझते हैं? void contract को परिभाषित किया गया है सेक्शन 2J के अंतर्गत, लेकिन अंडर सेक्शन 24 टू अंडर सेक्शन 30 एंड अंडर सेक्शन 56 ऑल्सो दिया गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट अनिश्चित प्रवृत्ति का हो और अस्पष्ट प्रवृत्ति का हो, इम्पॉसिबल प्रवृत्ति का हो, मैरिज में रुकावट करने वाला अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट, व्यापार में रुकावट करने वाला कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध, ये तमाम अंडर सेक्शन 24 टू 30 एंड अंडर सेक्शन 56 के तहत आता है, जो कि वॉइड है। यानी कि इन सेक्शंस में दिए गए अनुबंध जो है वो वॉइड होगा। उसके अलावा ये कहा जा सकता है कि जो इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, दैट मीन्स
In other words, we can say that the contract which is not enforceable by law is called void contract. ऐसा अनुबंध जो कानून के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है वो void अनुबंध कहलाता है। जैसा कि हमने यहाँ पे सेक्शन 24 से लेके 30 तक और सेक्शन 56 के अंतर्गत जो मैंने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहा कि जैसे अस्पष्ट प्रवृत्ति का कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो असंभव प्रवृत्ति का हो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो मैरिज में विवाह में रुकावट से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट हो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो व्यापार में रुकावट से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट हो, ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इलीगल हो वो भी वॉइड है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में अंडर सेक्शन 24 to 30 एंड अंडर सेक्शन 56 के अंतर्गत दिए गए प्रावधान आ जाते हैं। यानी कि मोटा मोटी अगर देखा जाए तो सेक्शन 2J में जो प्रावधान दिए गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कानून के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है अंडर सेक्शन 2J। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ अंडर सेक्शन 2J। What do you mean by voidable contract? Voidable contract is defined under section 2I. Under section 2I, voidable contract is defined under section 2I. Section 2I जो है वो voidable contract को परिभाषित करता है कि voidable contract होता क्या है। वॉइडेबल ऐसा अनुबंध जो किसी एक व्यक्ति के इच्छा पर निर्भर करता है। अगर दो या दो से अधिक पक्षकार है, किसी एक पक्षकार के इच्छा पर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का अस्तित्व निर्भर करता है तो उसे हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ऐसा अनुबंध जो किसी एक पार्टी के इच्छा पर, एक पक्षकार के इच्छा पर उसका अस्तित्व निर्भर करता है, ऐसा अनुबंध जिसका अस्तित्व किसी एक पक्षकार के इच्छा पर निर्भर करता है उसे हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, व्यर्थनीय अनुबंध कहते हैं। अर्थात वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड भी हो सकता है, वैलिड भी हो सकता है। वॉइड तब होगा जब वो एक पक्षकार उस कॉन्ट्रैक्ट को मानने से इनकार कर दे, उस अनुबंध को वॉइड घोषित कर दे, व्यर्थ घोषित कर दे। वैलिड तब होगा जब वो एक पक्षकार उस अनुबंध को मान जाए, वो उसके विरुद्ध न जाए, तो वो वैलिड हो जाएगा। अर्थात एक पक्षकार की इच्छा पर जो अनुबंध निर्भर करता है वो पूरी तरह से वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचा और मिस्टर ए और बी दोनों में अच्छा रिलेशन है, मित्र है, फ्रेंड है, और एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचा। मिस्टर ए ने इसे मिस सेलिंग किया तो मिस सेलिंग के माध्यम से ए ने बी को प्रोडक्ट तो बेच दिया। बाद में बी को पता चलता है कि ये तो मेरे साथ चीटिंग हुआ है, मिस सेलिंग हुआ है। अब बी के इच्छा पर डिपेंड करता है कि उस इंश्योरेंस पॉलिसी को बी कैंसिल करा दे या रख ले। यदि कैंसिल कराएगा तो वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। यदि वो कैंसिल नहीं कराता, कंटिन्यू रखता है इस कॉन्ट्रैक्ट को, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट का अस्तित्व, इस अनुबंध का अस्तित्व सिर्फ बी के इच्छा पर निर्भर करता है कि बी इस इंश्योरेंस पॉलिसी को कंटिन्यू रखे या इस इंश्योरेंस पॉलिसी को खत्म करवा दे, कैंसिल करवा दे। यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी एक पक्षकार के इच्छा पर निर्भर करता है, यानी कि मिस्टर बी के इच्छा पर निर्भर करता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस अनुबंध को हम व्यर्थनीय अनुबंध कहते हैं। इस अनुबंध को, इस कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एन एग्रीमेंट which is enforceable at the option of one or more parties, not at the option of others, is known as voidable contract। हम आगे बात करते हैं illegal contract। What do you mean by illegal contract? Illegal contract is defined as per section 2G।
ऐसा अनुबंध जो कानून के नजर में अवैध है, कानून के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। द कॉन्ट्रैक्ट विच इज इलीगल इन नेचर, when the object of the contract is illegal is known as illegal contract, you can say. When the object of the contract is illegal is called illegal contract. ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसका उद्देश्य इलीगल हो, अवैध हो, जिसका उद्देश्य लॉ के विरुद्ध हो, उसको हम इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इमोरल प्रवृत्ति का हो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कानून के नजर में लॉफुल ना हो, अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट को हम इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे मिस्टर ए और बी एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रेस्ट्रिक्टेड ड्रग्स जो नशीली दवा होता है रेस्ट्रिक्टेड है और उसके बिजनेस के लिए आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि इसका जो उद्देश्य है वो इलीगल है, इमोरल है, तो ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। दोनों के बीच में किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। हमेशा हमें ध्यान रखना होगा कि कोई भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड होता है, व्यर्थ होता है। जो कॉन्ट्रैक्ट कानून के नज़र में इलीगल है, लॉफुल नहीं है, अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है, वो पूरी तरह से व्यर्थ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज पर सेक्शन 2G। The contract which is not enforceable by court, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। The contract which is not enforceable by the court of law is called unenforceable contract. मिस्टर एक्स, एग्जाम्पल के लिए मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को आश्वासन दिया था, यानी कि मिस्टर वाई को वचन दिया था कि एक निश्चित तारीख को, मान लेते हैं कि 5 तारीख तक मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को अनाज का डिलीवरी देगा। उसने वादा किया था कि वो अनाज उसको पहुंचाएगा, लेकिन 5 तारीख से पहले ही मिस्टर एक्स के गोडाउन में बाढ़ का पानी आ गया। बाढ़ के कारण मिस्टर एक्स के गोडाउन में पानी आ गया और मिस्टर एक्स के सारे अनाज, सारे कॉर्न्स नष्ट हो गए और अब 5 तारीख तक मिस्टर एक्स वाई को अनाज सुपुर्द करने की स्थिति में नहीं है। यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट अनइनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, क्योंकि मिस्टर एक्स जानबूझ के ऐसा नहीं किया है, बल्कि एज पर सिचुएशन, जो परिस्थिति है, परिस्थिति के चलते, विपरीत परिस्थिति के चलते मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के यहाँ अनाज का सुपुर्दगी नहीं कर पाया। यदि बाढ़ जैसी स्थिति नहीं होती तो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के यहाँ अनाज की सुपुर्दगी अपने टाइम पर कर दिया होता, लेकिन चूंकि बाढ़ग्रस्त होने के कारण, गोडाउन में बाढ़ का पानी जाने के कारण मिस्टर एक्स का जो गोडाउन था उसमें रखी अनाज पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था, इसलिए मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को अनाज की सुपुर्दगी समय पर नहीं कर पाए, इसलिए यह पूरी तरह से अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है वो भी अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो असंभव प्रवृत्ति का है वो भी पूरी तरह से अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, और जो भी अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो व्यर्थ कॉन्ट्रैक्ट के श्रेणी में आता है। जो भी अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो व्यर्थ कॉन्ट्रैक्ट के श्रेणी में आता है।
because the contract which is not enforceable by the court of law, ऐसा अनुबंध जो कोर्ट के द्वारा यानी कि लॉ के द्वारा इनफॉर्सेबल नहीं है, और चूंकि लॉ के द्वारा इनफॉर्सेबल नहीं है वो पूरी तरह से व्यर्थ अनुबंध माना जाएगा, व्यर्थ यानी कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। On the basis of formation, we can classify the contract into 4 part। फॉर्मेशन के आधार पे हम अनुबंध को 4 भागों में बांट सकते हैं। फॉर्मेशन के आधार पे हम अनुबंध को 4 भाग में बांट सकते हैं। एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा इंप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा क्वैसी कॉन्ट्रैक्ट, क्वैसी कॉन्ट्रैक्ट। एंड चौथा ई कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट इंप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली नहीं होता, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, टैसिट, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट को अंडर सेक्शन 9 के अंतर्गत डिफाइन करते हैं। एक्सप्रेस द कॉन्ट्रैक्ट which has been expressed by both parties either verbally or in written। यदि किसी अनुबंध को करने से पहले दोनों पक्षकार के द्वारा या तो लिखित में या मौखिक में पूरी तरह से वर्णित कर दिया जाता है, वर्णन कर दिया जाता है, तो इसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट विच इज एक्सप्रेस्ड बाय बोथ पार्टीज आइदर ओरली और इन रिटन is known as express contract। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को प्रस्ताव देता है मौखिक रूप से कि मैं एक घोड़ा 25,000 रुपए में बेचूंगा। मौखिक रूप से प्रस्ताव दिया और मिस्टर बी ने उसके प्रस्ताव को मौखिक रूप से ओरली एक्सेप्ट कर लिया। यहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मौखिक अथवा लिखित दोनों हो सकता है। ये सेक्शन 9 कहता है। हम बात करेंगे एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट का। सेक्शन 9 के तहत ही डिफाइन किया गया है। Implied contract means the contract which is based upon facial expression, your gesture and posture, your body language, your behavior is known as implied contract। यदि किसी कॉन्ट्रैक्ट को अगर आपने फेशियल एक्सप्रेशन से स्वीकृति दे दिया तो ये भी आपका इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि आप कहीं जा रहे हैं, आपको दूर जाना है, थोड़ा सा पैदल आप नहीं चल सकते, बगल में आपने देखा रिक्शा अपने पैसेंजर के लिए इंतजार कर रहा है, रिक्शा वाला, आप जाके सीधा रिक्शा पे बैठ गए। वो रिक्शा वाला जो वेट कर रहा है वो किसी पैसेंजर का वेट कर रहा है। वो एक तरह से आपको एम्प्लॉयड ऑफर कर रहा है कि आप मेरे रिक्शे पे बैठो। वही उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका जो बिहेवियर है, वो आपको ऑफर कर रहा है। आप रिक्शा पे बैठ गए, दैट मीन्स उसके ऑफर को आपने एक्सेप्ट कर लिया। दिस इज नोन एज एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक उसी प्रकार से अगर आप किसी बस में जाके बैठ जाते हो, जो बस जहां आपको जाना है गंतव्य स्थान उसी रोड में चल रही होती है, जिसमें लिखा हुआ है जो फलाने जगह वो बस पहुंचेगा, जाना है उसको, तो ये भी एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आया।
इम्प्लॉयड कॉन्टैक्ट मतलब हुआ कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, आपके बॉडी लैंग्वेज से ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है। जब दो पक्षकार के बीच फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर एंड पोस्चर, बिहेवियर, स्माइलिंग इत्यादि के माध्यम से ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है तो उसे हम इम्प्लॉयड कॉन्टैक्ट कहते हैं। अब हम बात करेंगे टैसिट कॉन्टैक्ट। टैसिट कॉन्टैक्ट इज नॉट अकॉर्डिंगली द पार्ट ऑफ इम्प्लॉयड कॉन्टैक्ट, इट इज separate contact, it is not the part of implied contact, but there is a confusion between two। जब दो पक्षकार के बीच में बिना किसी बातचीत के अनुबंध हो जाता है तो उसे हम टैसिट कॉन्टैक्ट कहते हैं। जैसे यदि आपको एटीएम मशीन से पैसे निकालने हैं तो आपके और उस एटीएम मशीन जिस बैंक का है उस बैंक के बीच में टैसिट कॉन्टैक्ट हो गया। ना आपने कुछ कहा न उस बैंक ने आपसे कुछ कहा, आप गए बैंक में एटीएम का यूज कर लिए और आ गए। बिना किसी वार्तालाप के, बिना किसी फेशियल एक्सप्रेशन के कॉन्टैक्ट आपके और उस बैंक के साथ हो गया जिस एटीएम का आपने यूज किया, तो इसे हम टैसिट कॉन्टैक्ट कहेंगे। हम बात कर रहे थे क्वैसी कॉन्टैक्ट का। व्हाट डू वी मीन बाय क्वैसी कॉन्टैक्ट? क्वैसी कॉन्टैक्ट इज एक्सप्लेन एज पर सेक्शन 68 टू सेक्शन 72। सेक्शन 68 से सेक्शन 72 के अंतर्गत क्वैसी कॉन्टैक्ट को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 68 से 72 के अंतर्गत ऐसा कॉन्टैक्ट जो इंटेंशनली नहीं किया गया है, द कॉन्टैक्ट विच हैज नॉट बीन इंटेंशनली मेड बट बाय नेचर इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट which has been created under the certain circumstances is known as quasi contact. The contact which has been created under the certain circumstances, such type of contract has not been created intentionally। इस प्रकार के कॉन्टैक्ट को इरादा पूर्वक क्रिएट नहीं किया गया है, पहले से सोच समझ के इसमें न तो ऑफर हुआ न एक्सेप्टेंस हुआ, और ये कॉन्ट्रैक्ट एक विशेष परिस्थिति में क्रिएट हुआ है। इसी कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं क्वैसी कॉन्ट्रैक्ट। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि सपोज दैट मिस्टर एक्स का गुड्स खो जाता है, पर्स खो जाता है, मिस्टर एक्स का पर्स खो जाता है और वो पर्स मिस्टर वाई को मिलता है। मिस्टर एक्स ने अपना पर्स खो दिया और वो पर्स मिस्टर वाई के हाथ लगा। अब मिस्टर एक्स और वाई के बीच में क्वैसी कॉन्टैक्ट हो गया। वाई इज लायबल to return that purse, it is the legal obligation of Y, it is the legal liabilities, you can say legal obligation of Y to return that purse। यानी कि Y का ये वैधानिक दायित्व तो बनता है कि वो उस पर्स को वापस करे। Y इसके लिए वैधानिक रूप से रेस्पॉन्सिबल है कि वो उस पर्स को वापस करेगा। ये कॉन्टैक्ट सोच समझ के नहीं हुआ था, ये अचानक एक सर्टेन सर्कमस्टांसेस में क्रिएट हुआ, ये परिस्थिति क्रिएट हुआ। तो चूंकि ये परिस्थिति क्रिएट हुआ तो X और Y के बीच में क्वैसी कॉन्टैक्ट हो गया। X और Y के बीच में क्वैसी कॉन्टैक्ट हो गया, यानी कि ऐसा कॉन्टैक्ट जो परिस्थिति के अनुरूप क्रिएट हो जाता है बिना सोचे समझे, तो उसी को हम कहते हैं क्वैसी कॉन्टैक्ट। ई कॉन्टैक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ई कॉन्टैक्ट? ई कॉन्टैक्ट इज ऑल्सो डिफाइंड एज पर सेक्शन 10। Under section 10 of Indian Contract Act 1872, e-contact has been defined। e-contact को अंडर सेक्शन 10 के तहत डिफाइन किया जाता है। द कॉन्टैक्ट which is made electronically,
ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में किया जाता है उसे हम ई कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट विच इज मेड इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे आप अमेजन से कोई सामान लेते हैं, कोई चीज़ ऑर्डर प्लेस करते हैं, दिस इज ई कॉन्ट्रैक्ट। कस्टमर और अमेजन के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो ई कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अगर हम ऑनलाइन कोई भी बाइंग और सेलिंग करते हैं वो ई कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आता है। फ्लिपकार्ट से जो कोई भी लेन देन हम करते हैं वो ई कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आता है। नाउ वी हैव टू क्लासिफाई द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। Of performance, on the basis of performance there are two types of contract. First is the executed contract, and second is the executory contract. Executory contract and executed contract. Executed contract is defined as per section 2H. Executory contract is defined as per section 2E. Executed contract and executory contract. Executed contract means the contract which has been executed by both parties, दोनों ही पक्षकार के द्वारा वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड कर लिया जाता है। यदि राम ने श्याम से एक कार खरीदा 5 लाख में, राम जो है वो बायर है, श्याम सेलर है। राम ने श्याम को 5 लाख रुपए दिए, बदले में श्याम ने राम को कार का सुपुर्दगी कर दिया। दोनों के बीच में लेन देन संपन्न हो गया। जब दोनों ही पक्षकार के बीच में लेन देन संपन्न हो जाते हैं तो इस तरह के अनुबंध को हम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। यानी कि ये कहा जा सकता है कि ये अनुबंध यानी ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से एग्जीक्यूटेड हो गया, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। दोनों ही पार्टी ने अपना अपना ड्यूटी पूरा कर लिया। राम ने 5 लाख रुपए दिए, राम ने पूरे 5 लाख रुपए श्याम को दिए तथा श्याम ने राम को अपनी कार की सुपुर्दगी कर दी। यानी कि इसे हम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। Executory contract, we can classify the executory contract into 2 parts. First is the unilateral contract and second is the bilateral contract. Unilateral and bilateral contract, we can classify the contract, executory contract into 2 parts, unilateral contract and bilateral contract. Contract in which consideration is outstanding either by one party or by both party is known as executory contract. ऐसा अनुबंध जिसके अंतर्गत, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंतर्गत या तो एक पक्षकार के द्वारा अथवा दोनों ही पक्षकार के द्वारा कंसीडरेशन यानी कि प्रतिफल बाकी है, बकाया है, आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, उसे हम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। वी कैन से इन अदर वर्ड्स द कॉन्ट्रैक्ट इन विच one or both party has not performed their duty or his duty is known as executory contract. ऐसा अनुबंध जिसके अंतर्गत
या तो कोई एक पक्षकार अथवा दोनों ही पक्षकार के द्वारा अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया गया, अर्थात उन्होंने प्रतिफल का हस्तांतरण नहीं किया, तो उसे हम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यानी कि या तो किसी एक पक्षकार ने प्रतिफल का भुगतान नहीं किया, यानी कि उनके यहाँ प्रतिफल आउटस्टैंडिंग है, कंसीडरेशन आउटस्टैंडिंग है, या दोनों ही पक्षकार ने एक दूसरे को प्रतिफल का हस्तांतरण नहीं किया। कंसीडरेशन हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड आइदर बाय वन पार्टी और बोथ ऑफ द पार्टीज इज नॉन एज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अंडर यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, इफ वन पार्टी has not transferred the consideration to other parties is known as unilateral contract। यानी कि हम कह सकते हैं कि दो पक्षकार में से किसी एक पक्षकार के द्वारा तो प्रतिफल का हस्तांतरण किया गया, लेकिन दूसरे पक्षकार के द्वारा प्रतिफल का हस्तांतरण नहीं किया गया है अभी तक, बट प्रतिफल उसके यहाँ आउटस्टैंडिंग है। द कॉन्ट्रैक्ट इन हिज वन पार्टी has performed his obligation and other party has not performed his obligation, it is outstanding, other party's obligation is outstanding। In other words, we can say that when one party performed his duty and other party's duty is outstanding is known as unilateral contract। यानी कि एक पक्षकार ने अपना वैधानिक दायित्व पूरा कर दिया है, जबकि दूसरे पक्षकार के द्वारा वैधानिक दायित्व पूरा किया जाना है भविष्य में, तो उसे हम कहते हैं यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल होगा, मिस्टर ए एडवर्टाइज किया कि यदि कोई व्यक्ति उसके बेटे को, उसका बेटा यानी कि सन खो चुका है, खोज के ला देगा, तो वो उसे 10,000 रुपये इनाम के रूप में देगा। अगर कोई व्यक्ति उसके बेटे को खोज के ला देगा तो वो उसे 10,000 रुपये इनाम देगा। मिस्टर रामलाल ने उसके बेटे को ढूंढ के ला दिया, उसका बेटा खो गया था। मिस्टर रामलाल ने उसके बेटे को ढूंढ के ला दिया। मिस्टर रामलाल ने अपना ऑब्लिगेशन पूरा किया है, अब मिस्टर ए को भी अपने ऑब्लिगेशन को पूरा करना है। मिस्टर रामलाल ने अपना ड्यूटी पूरा किया, यानी कि मिस्टर रामलाल उसके बेटे को ढूंढ के ला दिए थे, अब मिस्टर ए को भी अपना ड्यूटी परफॉर्म करना है, यानी कि मिस्टर ए मिस्टर रामलाल को ₹10,000 को का पेमेंट करेंगे। तो ये यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये ड्यू है, ये पेमेंट किया जाना है, अभी पेमेंट हुआ नहीं है। अंडर बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, when both parties have to perform his duty or their duty in future, when both parties have to perform their obligation in future is known as bilateral contract। यानी कि दो ही पक्षीय अनुबंध, दोनों ही पक्षकार के द्वारा जो अनुबंध हुआ है वो बायलैटरल है, दोनों को ही शर्त पूरा करना होगा। सपोज दैट मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपना जमीन बिक्री किया है, उसकी कीमत है 1 करोड़ रुपीज। मिस्टर बी, मिस्टर ए सेलर है, मिस्टर बी बायर है। Mr. B provides only ₹25 lakh in advance. In that situation, Mr. B provides only 25 lakh in advance to Mr. A. Now, only contract deed will be signed by Mr. A to
in favor of Mr. B, but the possession of land will not be transferred by Mr. A to Mr. B. The possession of land will be transferred only when Mr. A received for the amount of remaining 75 lakh rupees. यानी कि जब मिस्टर बी से मिस्टर ए द्वारा शेष 75 लाख रुपए प्राप्त कर लिया जाएगा, तभी मिस्टर ए मिस्टर बी को जमीन का मालिकाना हक सुपुर्द करेंगे, जमीन का कब्जा देंगे मिस्टर बी को। अदरवाइज मिस्टर ए द्वारा मिस्टर बी को जमीन का कब्जा नहीं दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे मैं थोड़ा और बेहतर तरीके से क्लियर कर देता हूँ कि ए ने मिस्टर बी को एक जमीन बेचा, 1 करोड़ रुपए का जमीन था। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को 25 लाख रुपए एडवांस में भुगतान किया, बदले में मिस्टर ए ने बी के फेवर में एक डीड बना के दे दिया, एग्रीमेंट बना के दे दिया 25 लाख का। और मिस्टर ए ने उस एग्रीमेंट में लिखा कि जमीन का कब्जा यानी कि जमीन का ऑनरशिप मिस्टर बी को तभी दिया जाएगा। ऑनरशिप मतलब ऐसे को पोसेशन, यू कैन से, जमीन का पोसेशन मिस्टर बी को तभी दिया जाएगा जब मिस्टर बी शेष 75 लाख रुपए का भुगतान कर देगा। तो इससे हम कहते हैं बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों ही तरफ से ड्यूटी को परफॉर्म किया जाना बाकी है, दोनों ही पक्षकार द्वारा ऑब्लिगेशन को पूरा किया जाना बाकी है। ये 75 लाख रुपए मिस्टर ए को सुपुर्द करेंगे और मिस्टर ए तब जमीन सुपुर्द करेंगे मिस्टर बी को। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। इस क्लास में जो हमने अभी तक डिस्कस किया है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, फॉर्मेशन एंड परफॉर्मेंस, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी प्रकार है वो सब के सब मैंने यहाँ पे डिस्कशन कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये आप सबको बेनिफिट पहुंचाएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिसे ज़रूरत है, ऐसे स्टूडेंट्स को जिनके पास रिसोर्सेज का अभाव है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।